बंगाल में कोई बताइए कानून शेखर व्यवस्था कुमार नाम की जी। चीज है क्या? शेखर कुमार जी, क्या ऐसा नहीं है? देखिए, जिस बात पे आज डिबेट शुरू हुई कि वहां पे प्रोटेस्ट हुए इलेक्शन कमीशन के कुछ एक्शंस को लेकर, जो असंतोष था, तो उसको लेकर वहां पर प्रोटेस्ट हुए। जो वहां पे प्रशासन अभी है वो चुनाव आयोग के अंडर है। चुनाव आयोग में आपको एक बहुत बड़ी बात मैं बताता हूँ, वहां के जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वेस्ट बंगाल के, वो है राजीव कुमार सिन्हा, जो खुद बंगाल के चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं, और अभी से नहीं है, जून 2023 से। तो बहुत अच्छी तरीके से बंगाल से परिचित है। अगर चुनाव के दौरान इतनी हिंसा हो रही है तो चुनाव आयुक्त को क्यों इस्तीफा नहीं देना चाहिए? और आज वहां पर स्थिति ये है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग्स हुई हैं, जो चुनाव आयोग ने जिस तरीके से करी है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांग लिया कि इनके पीछे क्या क्या जस्टिफिकेशन है। आपके पास कोई रीजन ही है या बिना रीजन क्या करते जा रहे? तो सुप्रीम कोर्ट में अभी वो मामला भी पेंडिंग है, इनको वहां पे जवाब देना है। मुद्दा ये है कि अभी सूर्य मेहता जी घुसपैठियों की बात करते हैं। इनको पूरे देश में इतने घुसपैठिए नजर आते हैं कि नागरिकों से ज्यादा तो घुसपैठिए भरे हुए। ये हरियाणा में इनको घुसपैठिए नजर आते हैं, गुड़गांव में ये बंगाली बोलने वालों को पीट पीट के निकलवा देते हैं, दिल्ली में घुसपैठिए नजर आते हैं, उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए, बिहार में एसआईआर हो गया, कितने घुसपैठिए पकड़े गए। और ये घुसपैठिया, और जहां इनको लगता है मुस्लिम आबादी है, तो वहां तो जी दंगा होगा ही होगा। आप क्यों, मुस्लिम इस देश के नागरिक नहीं है? उनको रहने का हक नहीं है? तो आप सिर्फ धार्मिक आधार पर इस चुनाव का एक ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी सरकार पर मुद्दे पर आप पर बात नहीं है आपके पास कोई भी। और आज जो हिंसा हो रही है वो चुनाव आयोग की पूरी तरीके से नाकामी दिखा रहा है। जो चुनाव आयोग इस टाइम लॉ एंड ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पा रहा है, वो एसआईआर भी ढंग से कर पाएगा या कोई भी काम ढंग से कर पाएगा, आज उसकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं लगती। और जिनको अगर लगता है कि पुलिस वाले, वो तो जी ममता बनर्जी के ही शासन वाले उत्तराखंड, पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश, अधिकारी तो सर वही सुनिए, है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, यहां से ऐसी खबरें क्यों नहीं आती हैं? 2018 और 23 की रिपोर्ट्स ये कहती है कि बंगाल के पंचायत चुनावों के दौरान अधिकारियों को बंधक बनाया गया। जगह क्या थी? मालदा, उत्तर दिनाजपुर, मुर्शिदाबाद। प्रिसाइडिंग अफसर्स को घंटों तक उपद्रवियों ने अपने नियंत्रण में रखा। 2021 के विधानसभा चुनावों में जो हिंसा हुई थी, कार्यकर्ताओं को घरों में जला दिया गया, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई और एसआईटी ने इन मामलों की जांच शुरू की। 2018 के पंचायत चुनावों में स्थिति क्या थी? टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नामांकन पत्र तक दाखिल नहीं करने दिया, विपक्षी दलों के ये आरोप थे। परिणाम क्या हुआ? 34% सीटें निर्विरोध इनके द्वारा जीत ली गई, जिसे विपक्ष ने डराने धमकाने की राजनीति का नतीजा बताया। चुनाव के दौरान लोग हताहत भी हुए थे। 2023 में भी यही हुआ। पंचायत चुनावों के दौरान भारी हिंसा देखी गई थी। झड़पों में 40 से अधिक लोगों की जान चली गई थी। इतनी सारी जो ये सर घटनाएं होती हैं, ये सिर्फ एक राज्य में क्यों होती हैं? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पंजाब, इन जगहों पर क्यों नहीं होती है? वहां से क्यों नहीं आती ऐसी तस्वीरें? मैं आपको बताता हूँ। हाँ। आपने आज चुनाव आयोग की पूरी जो लिस्ट पढ़ के उनकी पूरी पोल खोल दी कि चुनाव आयोग कैसे 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 लगातार फेलियर मैंने ये भी तो कहा कि करना। यहाँ पर दूसरी इतने बात, इतने राज्यों में चुनाव आयोग क्यों फेल नहीं हुआ, सिर्फ एक राज्य में क्यों फेल है, ये भी आप बताइएगा। एक मिनट आप सिर्फ एक मिनट का मौका दीजिए। आपने कहा कि वहां पे टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने नॉमिनेशन नहीं भरने दिया। अगर नॉमिनेशन किसी को टीएमसी कार्यकर्ताओं ने नहीं भरने दिया, उस टाइम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुका है, एडमिनिस्ट्रेशन चुनाव आयोग के पास था। चुनाव आयोग ने कितनों पर एफआईआर कराई और कितनों को सजा कराई। तो मुद्दा यह है कि चुनाव आयोग के पास जब एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्यों नाकाम हो रहा है बार बार? चुनाव आयोग और सरकार के बीच में जो अधिकार होते हैं, वो जरा फिर से मैं शेखर जी आपको कहूंगा, पिछला डिबेट में भी आप मेरे साथ थे, मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा अध्ययन करके आइए, और अध्ययन इस मामले करके आइए कि चुनाव आयोग के अधिकार क्या होते हैं और चुनाव के दौरान सरकार के अधिकार क्या होते हैं। अभी आप कह रहे थे कि हिंसा जो है चुनाव आयोग को रोकने की जिम्मेदारी है। कोई हिंसा चुनाव आयोग को रोकने की जिम्मेदारी नहीं होती है, ये आपको मालूम है? कोई होती है जिम्मेदारी? चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, अरे महाराज कौन से वकील है, मैं तो यही नहीं समझ पाता हूं। कौन से वकील हैं आप, मैं यही नहीं समझ पाता हूं। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी, राजनीति नहीं आती।
आप दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में क्या क्या पता है? व्हाट्सएप ज्ञान आप अपने पास रखिए, ये व्हाट्सएप ज्ञान अपने पास रखिए। लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं आप बैठ पार्टी के नेता, आपके कोई बेसिक क्वालिफिकेशन होती है नहीं, आप किसी के क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन उठा रहे हो। आप अपने हद में बात नहीं होती है। चुनाव आयोग स्वच्छ साफ सुथरा चुनाव कराने के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग भले कर सकता है, लेकिन पुलिस वालों को इंडिकेट थोड़ी करेगा चुनाव आयोग। चुनाव राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। सर, राज्य सरकार जब तक राज्य सरकार के हाथ में नहीं होता है चुनाव से कोई भी। अभी जो डीजीपी सबसे पहले वेस्ट बंगाल का जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाए, सबसे पहले डीजीपी वहां का हटाए। क्यों हटाए वहां का डीजीपी? और हर डिबेट में एक ही चीज बोलते हैं, एक ही रोना रोना रहता है कि चुनाव आयोग सफल हो गया। अरे हिंसा उसका मुद्दा ही नहीं है। टीएमसी सरकार के गुंडे अनपढ़ों की तरह दूसरों के आप क्वालिफिकेशन पे क्वेश्चन कर रहे हैं। क्या पता आपको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का? कितने चुनाव देखे आपने? नाचने आगे चुनाव करवा चुके हैं। नाचने आवे आंगन टेढ़ा, मतलब कुछ जानना सुनना है नहीं, ज्ञान कुछ है नहीं, और कुछ भी बोल के जनता को गुमराह करेंगे। आप कुछ भी बोल के जनता को गुमराह करेंगे इस देश को। आपको क्या पता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में? आप अगर जरा भी राजनीतिक आपको ज्ञान होगा, चुनाव के संदर्भ में आपको जरा भी ज्ञान होगा, तो आप कभी भी राज्य में हुई हिंसा को चुनाव आयुक्त के ऊपर ठीकरा थोपड़े का काम नहीं करेंगे। आपको यह मालूम नहीं है, मैं फिर से आपको बता देता हूं। चुनाव आयोग की सिर्फ जिम्मेदारी यही होती है कि वह किस तरह से साफ सुथरा स्वच्छ चुनाव कराए और उसके परिणाम घोषित करे। लेकिन अगर कहीं हिंसा होती है तो उसकी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की वहां के प्रशासन की होती है। ये आपको मालूम होना चाहिए। अब टीएमसी के सरकार जो है वो वहां पे हिंसा करे और आप लोग मारे भगाए और चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे, कौन सी बात करते हैं आप यार? अब सुनिए, जवाब सुनिए रत्नाकर जी, जितनी आपकी उम्र नहीं है ना, उससे ज्यादा चुनाव कंडक्ट करवा चुका हूं, तो मुझे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में मत बताइए। मैं चुनाव संबंधी मामलों का ही विशेषज्ञ हूं, ठीक है। अब दूसरी बात, जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है तो आपके लिए राज्य सरकार के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में इवन कुछ नहीं होता है। उसके बाद सिर्फ चुनाव आयोग जो होता है उसके हाथ में सारी चीजें होती है। एक टीएन शेषन साहब थे, सबकी नाक में नकेल डाल दी थी। पश्चिम बंगाल में सुनिए सर, सुनिए, पश्चिम बंगाल में कितनी घटनाएं हुई हैं पिछले 10 से 14 साल के बीच में? हर साल कोई ना कोई एक ऐसी घटना होती है जो कि चर्चा का विषय बन जाती है। आप ये अभी चुनावों के वक्त की घटना को आपने डाल दिया इलेक्शन कमीशन के ऊपर। इलेक्शन कमीशन का काम था, वहां पर जो पार्टियां हैं उनका काम क्या है? दंगे फसाद भड़काना। नावेद शिखो जी, आपने तो बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने बहुत बार यहाँ पर किस तरीके से इलेक्शन हुए हैं आपने वो भी देखा होगा। क्या पिछले वक्त से लेकर के जब लेफ्ट की सरकारें हुआ करती थी और अभी जो सरकार है, चुनावों के वक्त में इसी तरीके से हिंसा हुआ करती थी या थोड़ा बहुत और परिवर्तन उतार चढ़ाव है? देखिए, एक जमाना हुआ करता था अब से 20-25 साल पहले, जब देश में चुनावी मौसम में हिंसा होती थी, हिंसा के बीच चुनाव होते थे, बैलेट पेपर लूट जाता था, लोग मर जाते थे, इस तरह की घटनाएं हुआ करती थी। लेकिन लगभग 2 दशक से अधिक समय गुजर गया है कि अब देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव बहुत शांतिपूर्वक तरीके से और बहुत कैदे करीने नियमानुसार होता है। एक राज्य पश्चिम बंगाल ही बचा है जहां चुनावी हिंसा का सिलसिला रुका नहीं है और हर बार लगभग किसी ना किसी रूप में हिंसा होती रहती। बात सिर्फ ममता सरकार की नहीं, इससे पहले की सरकारों में भी, पश्चिम बंगाल में लेफ्ट में भी, उस जमाने की सरकारों में भी हिंसा होती थी। अब बढ़ गई है। जब पूरे देश में चुनाव आयोग का एक सराहनीय कदम नजर आया, एक बेहतरीन चेहरा नजर आया कि चुनावी हिंसा पर विराम लग गया पूरे देश में। लेकिन पश्चिम बंगाल में अगर रिकॉर्ड देखिए तो हर बार चुनावी मौसम में हिंसा हुई है, लोग मरे हैं, अशांति हुई है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन इस बार तो हद ही हो गई कि चुनाव से पहले ही जब ये मंजर नजर आ रहे हैं, अधिकारियों को बंधक बनाया जा रहा है, मार काट हो रही है, खींचातानी हो रही है, अंदाजा लगाइए चुनाव कैसे होगा। ये चिंता का विषय है। यहाँ ये बात नहीं है कि इसका दोषी कौन है, इसके सब दोषी हो सकते हैं। वहां के वो नागरिक
जो लड़ रहे हैं, बिल्कुल। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता जो लड़ रहे हैं, वहां की सरकार, विपक्ष, चुनाव आयोग, वहां का प्रशासन, सबका कुछ ना कुछ दोष है। क्योंकि किसी भी नागरिक का ये कर्तव्य होता है, या किसी भी सरकार के प्रशासनिक दल अमले का ये कर्तव्य होता है, चुनाव आयोग का तो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है, उसके पास ये अधिकार होता है कि जिस क्षेत्र में हिंसा हो रही हो वहां के अधिकारी को हटा दिया जाए, दूसरा अधिकारी तैनात कर दिया जाए। हम लोगों ने लगातार चर्चा की, चुनाव आयोग ने तो पश्चिम बंगाल के पूरे घर के बदल दिए, रिकॉर्ड तोड़ ट्रांसफर होते हैं, अधिकार भी है, होना भी चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पूरा अमला बदल दिया गया, उसके बाद भी अगर हिंसा हो रही है तो सवाल सब पर उठेगा, चुनाव आयोग पर सबसे पहले उठेगा, क्योंकि उसके हाथ में है पूरी मशीनरी, जिम्मेदारी भी उसकी है, वहां की सरकार की भी है, वहां के सिस्टम की भी है, वहां की आवाम की भी है। और ये बहुत चिंता की बात है कि जब पूरे देश में चुनाव एक साफ सुथरे तरीके से होता है, लेकिन पश्चिम बंगाल का ये कलंकित रूप है कि वहां हर चुनाव में हिंसा होती है, लोग मारे जाते हैं। लोकतांत्रिक पर्व में ऐसा नहीं होना चाहिए। मेन मुद्दा एसआईआर है। एसआईआर की बात अगर की जाए, ये बात तो अच्छी है कि अगर घुसपैठियों का एसआईआर के मुद्दे पर तो सुप्रीम कोर्ट खुद भी जब इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहा है, लोगों के पास अधिकार है कि वो जाकर के कोर्ट में बता सके। लोगों को ये भी अधिकार दिया गया था कि जिनके नाम कट गए हैं वो जाकर के उस पर आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। इन अधिकारों का उपयोग ना करके ये गुंडागर्दी करते हैं। मोहम्मद एहतशाम उल हक जी, क्या आपके राज्य में कोई परिवर्तन आया है गुंडागर्दी के मामले में? लग तो नहीं रहा क्योंकि पूरी दुनिया को। अनम्यूट करिएगा। जी बताइए। सबसे बड़ी बात है मीनाक्षी जी, कल की घटना जो है वो आम जनता, इसमें कोई पार्टी का नेता, इसमें कोई पार्टी इसमें शामिल नहीं है। ये जो घटना हुई, जो आम लोग हैं जिनके समझ लिए अभी तक नाम क्लियर नहीं हुए, वो लोग रास्ते पे उतर करके इस तरह का बीच सड़क पर इस तरह का वो जाम किए। और सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि उसमें आईएसएफ के कोई लीडर थे, वही इस पूरे कल के प्रोग्राम को लीड कर रहे थे। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। मैं आज लगातार अभी 7वां डिबेट में बैठा हूं आपके चैनल से, लेकिन हमारे अभी मित्र जिस हिसाब से कह रहे हैं, जिस हिसाब से, इस हिसाब से नहीं। बंगाल को कब्जा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी, यहाँ एसआईआर तो 12 राज्यों में हो रहा, लेकिन यहाँ ही क्यों 58 लाख लोगों का नाम ऑलरेडी निष्कासित हो गया। एसआईआर के माध्यम से शुद्धिकरण हुआ, लेकिन 60 से 65 लाख लोगों का नाम एडजुडिकेशन में रखा गया है। तो ये समझने जानबूझ कर, जहां महिला है, जहां मुसलमान है, ये लोग जो वोट है, ये लोग ममता बनर्जी वोट है, इनका नाम हटा जाए। तो देखिए, ये हमारा अधिकार है, हमारा राइट है कि हम अपना चुनाव। ये सुप्रीम कोर्ट को इस पूरे मामले में, सुनिए एहतशाम उल हक जी, ये सुप्रीम कोर्ट को पूरे मामले में ममता सरकार को क्यों फटकार लगानी पड़ी? फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता है कि इलेक्शन कमीशन राज कर रहा है वहां पर? बोला नहीं आपने सुप्रीम कोर्ट में? हम समझते हैं, हाँ, चुनाव आयोग को बढ़कर करके सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना चाहिए। इसमें पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग आपकी सरकार से जवाब मांग रही है। चुनाव को है, समझ लिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग चुका है। जब चुनाव घोषणा हो गई, सब उनके अंतर्गत आता है, हमारे अंतर्गत नहीं है। सारे जिम्मेदारी जो है चुनाव की है, और ये पूरा जवाबदेही चुनाव आयोग को बनता है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को पूरा एक एक चीज कर उनको पूरा रिपोर्ट सौंपे। इसलिए कल की घटना मैं खुद मजम्मत करता हूं। हमारे पार्टी इससे कोई भी किसी तरह के कोई जानकार नहीं थे, हम लोगों को मालूम भी नहीं था, लेकिन जनता है, जनता देखिए, इसलिए कि उनको तो इस तरह हर कोई, मैं भी अगर रहूंगा तो मैं भी प्रोटेस्ट करूंगा कि हमारा तो सारी जो गलती है वो दरअसल चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को वहां पर रत्नाकर जी चुनाव ही नहीं करवाने चाहिए, ना ही ऐसी कोई घटना आएगी। मीनाक्षी जी, मुझे थोड़ा सा 2 मिनट बोलने का समय दीजिएगा। इन लोगों के प्रश्नों का जवाब मैं देता हूं जो आरोप लगाने की कोशिश ये कर। देखिए, ये कहावत है, और कहावत ये है कि जब दुश्मन से आप ज्यादा लंबे समय तक आप जब लड़ाई लड़ते हैं तो आपकी प्रवृत्ति भी जो है वो दुश्मनों की तरफ बनना शुरू हो जाती है।
और कहीं वस्तु स्थिति ममता बनर्जी की यही है। ममता बनर्जी ने सीपीआई से बहुत लंबे समय तक लड़ाई लड़ा और सीपीआई जो है वो हिंसा भ्रष्टाचार जो है वो फैलाने का काम करता था। आज ममता बनर्जी भी उसी राह पे चलती पड़ दिखाई दे रही है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।